कोई भी सूचकांक पढ़ते टाइम दो तीन चीजें याद रखनी है। सूचकांक क्या है, उस सूचकांक में क्या क्या शामिल होता है, उसे जारी कौन करता है, उस सूचकांक में आधार वर्ष क्या है। WPI निकालने के लिए तीन तरीके की वस्तुएं हैं। ये खुदरा वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। दो तीन तरीके से के CPI निकाले जाते हैं। खाद्यान्न उत्पादन से दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो फसल का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें राजस्थान कौन से नंबर पे। अधिकतर नोटिस किए गई ये चीजें, प्रश्न उन्हीं टॉपिक से ज्यादा आते हैं जो पढ़ते टाइम हम जनरली छोड़ देते हैं, यानी कि वो पीछे वाले। कोर इंडस्ट्रीज मतलब बेसिक इंडस्ट्रीज जिनका पूरे मार्केट पे होल्ड है, जिनकी वजह से पूरा मार्केट चल रहा है। हाँ जी साथियों नमस्कार, हम इकोनॉमिक सर्वे की क्लास कर रहे थे और आज हम सारांश और टेबल्स जो हमने स्टार्टिंग वाली थी उनको हमने स्टार्ट किया था। साथ ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। GDP, GNP, NNP, NDP, GSVA क्या होता है, GDP से GSVA कैसे निकालेंगे, GDP से NDP कैसे निकालेंगे, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये सब कॉन्सेप्ट भी हमने समझे थे। डेटा भी समझा था, डेटा को याद करने के कुछ तरीके भी देखे थे। आज हम उसी का ही सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ याद करते चलिए। पेन कॉपी लेके बैठिए, एक एक चीज़ को 10-10 बार लिखिए तभी याद होंगी, वरना केवल क्लास देख के और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए शीट्स मिलती रहेंगी, तो आप उन सब चीज़ों पे भी फोकस रखिए और पेन पेपर लेके बैठिए, एक एक चीज़ को बार बार लिखिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI। WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैं आपको फिर से बता दूं कि पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले सारांश नाम से इकोनॉमिक सर्वे में एक टॉपिक दिया हुआ है, समरी नाम से, उसमें एक टेबल दी हुई है। पहले हम उस टेबल को पढ़ रहे हैं और सारा राजस्थान का डेटा जो है, राजस्थान का ओवरव्यू ले रहे हैं कि राजस्थान इकोनॉमी का ओवरव्यू क्या है। तो उसी कड़ी में होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है। प्राइस इंडेक्स होते क्या है? प्राइस इंडिसेस, यानी कि ये सूचकांक जो हैं ये महंगाई को दर्शाते हैं, किसी एक समय में महंगाई को दर्शाते हैं। इनके लिए कौन कौन से सूचकांक हैं? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है और दूसरा है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दो मुख्य प्राइस इंडेक्स है। फिर IIP होता है एक। IIP हालांकि महंगाई के लिए उतना नहीं है, बट फिर भी और भी हम सूचकांक देते हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताता है। तो WPI की जब हम बात करते हैं तो देखिए, होलसेल यानी कि जब कोई वस्तु या जब कोई वस्तु प्रोडक्शन फेज में है और अपनी उस फैक्ट्री जहाँ पर वो वस्तु बन रही है, उस फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलते ही उस वस्तु की क्या कीमत होगी, ये WPI हमें बताएगा। इसको समझने का एक तरीका देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि थोक मूल्यों पर हुए उतार चढ़ाव को ये प्रदर्शित करता है। मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी वर्ष इंडियन इकोनॉमी में केवल एक दूध का पैकेट प्रोड्यूस हुआ, उसकी कीमत थी 10 रुपये, 2020 में मान लीजिए। आज 2025 चल रहा है, 2025 में इसकी वैल्यू आ गई 15 रुपये। तो क्या मैं कहूँगा कि भारत में महंगाई में 50% की वृद्धि हुई है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2020 में जो था दूध का पैकेट 10 रुपये का था, अब 15 रुपये का है, तो 50% महंगाई बढ़ गई है? जी नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में केवल दूध प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि इसके साथ मैंने ले लिया सब्जियां ले ली। सेम सब्जियां 2020 में मान लीजिए 2 आलू 3 प्याज, या किलो के हिसाब से ले लीजिए, 100 रुपये की थी। वही सब्जियां अब 200 रुपये की हो गई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 100 रुपये की सब्जी और यहाँ पर महंगाई 100% बढ़ गई। तो ये 100% बढ़ी है या 50% बढ़ी है? लेकिन इसमें तो और भी तो सब प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए मैंने लिया एक ब्लेज़र,
एक ब्लेज़र मैंने जो 2020 में लिया था वो 1000 रुपये का था, एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो अब 3000 रुपये का है। तो ये 200% की वृद्धि हो गई। तो क्या महंगाई, अगर मैं इस तरीके से सारी सब चीज़ों का जोड़ दूं तो ये आता है 1110 रुपये और ये आएगा 3215 रुपये। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अगर मैं सारी वस्तुओं को जोड़ दूं देश में प्रोड्यूस होने वाली कि 2020 में ये इतने की थी सारी वस्तुएं और 2025 में इतने की हैं, तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि ये वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है और महंगाई कितनी है? आंसर आएगा नहीं। उसका कारण है सब्जियां हम डेली खरीदते हैं, ब्लेजर हम 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में एक बार खरीदेंगे, दूध हम डेली खरीदेंगे, साबुन हम 15 दिन में एक बार खरीदेंगे। यानी कि वस्तुओं की खरीद कितने की आवृत्ति के बाद हो रही है उसका भी हमें फैक्टर लेना पड़ेगा कंसिडरेशन में। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास वस्तुएं हैं, वस्तुएं, इसको एक नंबर से गुणा करूंगा, मान लीजिए W। इस नंबर से गुणा करने के बाद हर वस्तु का मूल्य निकालूंगा। उस मूल्य को, जैसे मान लीजिए मुझे जूते लिए, जूते में मैंने साल में एक बार लिए तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन दूध का पैकेट मैंने साल में 365 बार लिया तो मैंने इसको 365 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से ये टोटल आएगा और इस टोटल को मैं ये कुल वस्तुओं से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। ऐसा ही एवरेज मैं 2020 के लिए भी निकालूंगा और 2025 के लिए भी निकालूंगा। साथियों, जब ये किसी पॉइंट, किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई किए बिना जब हम एवरेज निकालते हैं उसे सामान्य औसत बोलते हैं, लेकिन जब हम किसी फैक्टर से गुणा करके उसकी आवृत्ति के अनुसार जब उसका औसत निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं भारित औसत, या फिर हम इंग्लिश में कहते हैं वेटेड एवरेज। ये वेटेड एवरेज जो है 2020 के लिए और 2025 के लिए ये बताएगा कि महंगाई कितनी बढ़ी है। अकेले अकेले अगर हम बिना किसी वेट के एवरेज निकाल लेंगे या किसी एक कमोडिटी का एवरेज निकाल लेंगे तो उससे हमारी गणना गलत आएगी। तो देखिए, आप हम परिभाषा में देखते हैं, ये थोक मूल्यों पर हुए उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। थोक मूल्य यानी कि फैक्ट्री से जैसे ही बाहर निकली होलसेल की बात करता है। इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। महत्व क्या है, विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष परिवर्तनों के पर्यवेक्षण में सहायक है कि अलग अलग वस्तुएं जो हैं उनकी वैल्यूज़, उनका प्राइस किस तरीके से चेंज हो रहा है समय के साथ। सरकार द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में ये उपयोगी होता है। सरकार नीतियाँ बनाती है, ये सब नीतियाँ हम पढ़ेंगे भी, व्यापारिक नीतियाँ पढ़ेंगे, मौद्रिक नीतियाँ पढ़ेंगे, राजकोषीय नीतियाँ पढ़ेंगे, तो उनके निर्माण में भी सहायक होती हैं ये। आगे आइए, अब WPI के बारे में ये देखिए कि WPI आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष WPI के लिए है 1999-2000। ये हमको ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इसको जारी करता है। हमें देखिए, कोई भी सूचकांक पढ़ते टाइम 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सूचकांक क्या है, उस सूचकांक में क्या क्या शामिल होता है, उसे जारी कौन करता है, उस सूचकांक में आधार वर्ष क्या है, सूचकांक इस वर्ष कितना था, सूचकांक में वृद्धि कितनी हुई है, सूचकांक के सब पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनमें कौन किसकी वृद्धि हुई है। 6-7 चीज़ें हमें याद रखनी है। तो WPI की बात की हमने 1999-2000 इसका आधार वर्ष लिया हुआ है और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इसको जारी करता है। बाकी CPI को अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। राजस्थान में WPI मासिक आधार पर जारी किया जाता है। देखिए कब जारी किया जाता है ये भी ध्यान रखना है, मासिक आधार पर जारी किया जाता है और 154 वस्तुएं इसमें सम्मिलित है। इंडिया में WPI की गणना में 697 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे बताया ना कि दूध लिया, जूते लिए या कुछ भी लिया, तो इसे इंग्लिश में जो पूरी बास्केट बनती है इसे बोला जाता है बास्केट ऑफ कमोडिटी। बास्केट ऑफ कमोडिटी। इस बास्केट में
वस्तुएं डाली जाती हैं कि ये वस्तुएं हैं। आप WPI की सर्च करेंगे तो सरकारी की वेबसाइट पर आपको पूरे बास्केट की वैल्यू वो मिल जाएंगी कि कौन कौन सी वस्तुएं इसमें शामिल की जाती है। तो 154 वस्तुएं राजस्थान में सम्मिलित हैं। WPI निकालने के लिए 3 तरीके की वस्तुएं हैं। पहली है प्राथमिक वस्तुएं जो डेली यूज़ में आती हैं, ऐसी 75 वस्तुओं को लिया हुआ है, दूध ब्रेड टाइप की वस्तुएं। इनका भारांश 33.894 है, यानी लगभग 33.8 या 34% है इनका भार। तो यानी 33% हमने किस चीज़ के लिए लिया है, जो डेली वस्तुएं हैं। डेली वस्तुओं की में को हमने भार दिया है कि 33%, तो हम इनका कैलकुलेट करेंगे कि इनमें कितनी वृद्धि हो रही है। फिर विनिर्मित उत्पाद यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसमें 69 वस्तुएं शामिल हैं, और उसके हमने वैल्यू दी है 50% कि भाई मेनली आधा तो हमको 49.8% है कि महंगाई कितनी बढ़ी है, ये आधा हिस्सा उसका हम यहाँ से निकालेंगे। तीसरा है फ्यूल, शक्ति, प्रकाश एवं अपस्नेह यानी कि लुब्रिकेंट। इसमें आता है 10 वस्तुएं ली हुई हैं और 16.253% इसका हिस्सा है। तो हमको ये संख्या भी याद रखनी है, 75, 69, 10 और 33.8, 49.8 और 10, 16.2। इसमें वृद्धि देखिए 4.16% की वृद्धि प्रारंभिक वस्तुओं में हुई है, 1.46 की वृद्धि मैन्युफैक्चर्ड में, और इसमें कमी हुई है 1.45% की। हमें याद कैसे रखना है, 4.16 है, एक को इधर उठा के ले आइए तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये WPI के लिए हो गया, यानी कि कमोडिटी ऑफ बास्केट में उनकी आवृत्ति के अनुसार कि हम किस अनुपात में, किस आवृत्ति में उन वस्तुओं को यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हम WPI निकालते हैं। आगे आते हैं, अब देखते हैं हम CPI। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जहां WPI थोक वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता था, ये खुदरा वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। जहां WPI बताता था कि 1000 टूथपेस्ट के का बंडल है तो उसमें कितना चेंज होगा, महंगाई इतनी होगी, ये बताएगा एक सिंगल टूथपेस्ट में कितना चेंज होगा। 2015 में उर्जित पटेल समिति ने WPI की जगह CPI को महंगाई नापने का मानक बताया, क्योंकि CPI एक्चुअल महंगाई बताता है कि यूज़र की जेब पर कितना भार पड़ रहा है। CPI निकालने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके से के CPI निकाले जाते हैं। CPI IW यानी कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग लेबर काम कर रही है उनके लिए महंगाई कितनी बढ़ी है। CPI एग्रीकल्चरल लेबर्स, खेत में जो लेबर काम कर रही है उनके लिए, क्योंकि दोनों की नीड अलग अलग है। दोनों के लिए इंडस्ट्री में काम करने वाले को सीड यानी बीज से कोई लेना देना इतना नहीं है जितना खेती में काम करने वाली है। अगर वो अगर खेत में काम करने वाली लेबर के जो काम के मानक हैं, जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, अगर मैं उनको इंडस्ट्री वालों के लिए काउंट करूंगा तो मेरा आंकड़ा फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए CPI अलग अलग लोगों के लिए अलग निकाला जाता है। और तीसरा आता है रूरल, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, CPI RL, और चौथा आता है CPI रूरल। अब देखिए इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो है इसका आधार वर्ष है 2016-17, और एग्रीकल्चरल लेबर जो है उसके लिए आधार वर्ष है 1986-87। और CPI रूरल और CPI अर्बन, देखिए CPI कितने तरीके के निकले, 4-5 तरीके के। CPI रूरल और CPI अर्बन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए एक कैटेगोरिकली अलग CPI निकाला जाता है जिसका आधार वर्ष है 2012। तो देखिए इसको निकालता कौन कौन है, वापस देख लेते हैं। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का और एग्रीकल्चरल लेबर वाला, ये CPI निकालता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। हमें ध्यान रहिए रखना है कि ये लेबर वाला पार्ट इतना भी है वो श्रम ब्यूरो निकालेगा। श्रम ब्यूरो पहले शिमला हुआ करता था, पिछले 2 साल से श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया है, तो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ आएगा।
और जो CPI रूरल और CPI अर्बन है वो निकालता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस दिल्ली। इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि एग्रीकल्चर की स्थिति हमारे देश में, हम GSV में योगदान भी देते हैं, सबसे कम है, तो वहाँ का आधार वर्ष बहुत पुराना लिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर वाले में आधार वर्ष 1986-87 है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूरल और अर्बन का। रूरल एंड अर्बन का आधार वर्ष हमारे पास 2012 है। फिर उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रीज़, हमारे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, तो इंडस्ट्रीज़ का हमारे पास 2016 जाता है, और WPI का आधार वर्ष 1999-2000 है। तो ये तीनों चारों चीज़ें हमें याद रखनी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में WPI हम लिख चुके हैं। ऊर्जा, अब देखते हैं कि उस टेबल में ऊर्जा क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। आइए, दीर्घकालिक विकास के लिए राजस्थान 2030 तक बिजली क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की योजना बना रहा है। आर्थिक स्थिरता क्या योजना है ये? हम चाह रहे हैं हम पावर के क्षेत्र में इतने स्टेबल हो जाए कि हम अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर ही लें, साथ ही एनर्जी जो हमारे द्वारा बनाई गई है उसको एक्सपोर्ट करें। साथ ही हम क्या करना चाह रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें हमने टारगेट्स रखे हैं 90 गीगावाट, 10 गीगावाट, 115 गीगावाट का, इस तरीके के हमने टारगेट्स भी रखे हुए हैं। विकसित राजस्थान का हमारा संकल्प है। 2030 तक के लिए हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, पावर क्षेत्र में भी पॉलिसी बनाई है। हम अलग अलग टाइप के फ्यूल पर भी जा रहे हैं, हम हाइड्रोजनेटेड फ्यूल पर भी जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी जा रहे हैं, विंड एनर्जी पर भी जा रहे हैं, सोलर पर भी जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऊर्जा क्षेत्र में हम क्या क्या काम कर रहे हैं। लक्ष्य 2030 तक कृषि क्षेत्र की ऊर्जा भाग का कम से कम 50% सौर ऊर्जा से पूरा करना है। यानी कि 2030 तक कृषि क्षेत्र में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसका मिनिमम 50% हमको किससे पूरा करना है? सौर ऊर्जा से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कृषि क्षेत्र में? अब देखिए, जब हमारा लक्ष्य हमने बना लिया कि कृषि क्षेत्र में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो 50% पूरी होनी चाहिए सौर ऊर्जा से, तो भैया सौर ऊर्जा से कैसे पूरी होगी? कृषि क्षेत्र में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पंप्स की, उनके लिए कुसुम योजना लाई गई है। सोलर प्लांट्स की, उनके लिए भी कुसुम योजना का इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। सोलर प्लांट लगाने पे PM सूर्य घर के तहत सरकार सब्सिडी भी दे रही है। तो बहुत सारे तरीके से हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, सौर ऊर्जा प्लांट्स भी लगा रहे हैं। ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता का मतलब होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है कि इतनी कैपेसिटी लग चुकी है, उत्पादन पता नहीं इतना हो रहा है नहीं हो रहा, बट इतनी कैपेसिटी अभी इंस्टॉल हो चुकी है कि हम इतना जनरेशन कर सकते हैं। अधिष्ठापित क्षमता का मतलब, अधिष्ठापित क्षमता जो है वो कितनी है? 26,325.19 मेगावाट। ये दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार है। ये हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। सर्वाधिक क्षमता जो है, सर्वाधिक क्षमता तापीय ऊर्जा की है जो 7,830 मेगावाट है। सौर ऊर्जा क्षमता 5,482.66 मेगावाट है। पवन ऊर्जा क्षमता 4,414.12 मेगावाट है। इसका मेगावाट का एक बार मतलब समझ लीजिए क्या है, यानी कि वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, अर्थात ये प्लांट 1 सेकेंड में इतने मेगा जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। आप ये बेसिक दिमाग में रखिए। हम कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मेगावाट कितना टाइम में, 1 साल में है, 1 दिन में है, 1 घंटे में है। मेगावाट किसी घंटे में नहीं है, किसी सेकंड में जो आइटम, वो जो राशि निकलेगी वो निकलेगी मेगा जूल, जूल में, जूल प्रति सेकंड वाट हम बदलते हैं। तो कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी हुई? 26,325 मेगावाट। सर्वाधिक क्षमता किसकी है इसमें से? तापीय ऊर्जा की। फिर किसकी है? सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की। आप मुझे एक बात, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऊर्जाएं जो हैं, ये जो तापीय ऊर्जा, इनकी पवन ऊर्जा, इनकी बात कर रहे हैं, इसको हम 2 तरीके से बात कर सकते हैं। एक होती है नवीकरणीय और एक है गैर नवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो जिन्हें बाद में वापस रिन्यू किया जा सकता है, जैसे सौर। या फिर नॉन रिन्यूएबल में वो आएंगी जिन्हें वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोल एक बार ख़त्म हो गया तो वो कोल वापस बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है।
तो विंड एनर्जी हो गई, वो रिन्यूएबल हो गई कि वापस उसको बनाया जा सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा फोकस है। इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2024 भी हम लेकर आए हुए हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ा देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर कुल अधिस्थापित क्षमता का 37.5% भाग है राजस्थान में। यानी कि कुल अधिस्थापित क्षमता राजस्थान में कितनी है? 26,325 मेगावाट। अगर इन दोनों को मिलाएंगे 5482 और 4414, तो राजस्थान में कुल अधिष्ठापित क्षमता का 35% केवल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से आता है। ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है वो देख लेते हैं। राज्य सरकार कितना करती है? 9000। ये एरिया वाइज है कि कौन कितना करता है। राज्य सरकार करती है 9447 का, यानी 35.89%। 35% होल्ड राजस्थान सरकार का है। केंद्र सरकार का 11% है, 3113 मेगावाट। प्रतिशत याद रखेंगे इसमें। RREC राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, RSMML और निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा के लिए 1376, यानी कि 52% निजी क्षेत्र का है। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, 35% इतना हो गया, 13,000 है, ये 52% आ गया है। कृषि उत्पादन सूचकांक, इसके आंकड़े अभी तक आए नहीं है, तो उसमें भी जो टेबल है उसमें भी लिखा हुआ नहीं है। आधार वर्ष 2005-06 से बढ़ाकर इसको 2007-08 कर दिया। इसके आंकड़े आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, पर हमने डाला इसलिए है क्योंकि वो टेबल पूरी की पूरी करा रहे हैं, तो एक बार ये पता होना चाहिए कि आंकड़े अभी हैं नहीं, और ये इसके आंकड़े आएंगे तो वो करंट का टॉपिक बन जाएगा और हमें इस चीज़ को लेकर चलना है। आइए, खाद्यान्न उत्पादन देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खाद्यान्न उत्पादन से 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो फसल का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें राजस्थान कौन से नंबर पे है। दूसरी चीज़, वो फसल का नाम देखिए पूछ लेगा इसमें टॉप पे कौन सा राज्य है। तो खाद्यान्न उत्पादन देखिए, फसल उत्पादन में 2023-24 में कितना था, 2024-25 में कितना है, और वृद्धि और कमी कितने में आई है, हमें देखना क्या क्या चीज़ें। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में था 241.86 लाख मैट्रिक टन। ये 2024-25 में बढ़ के हो गया 267.67। ये डेटा हमें याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी ये डेटा और ये डेटा रखनी है। यानी कि पिछले साल की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में 10.6-7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें कुल खाद्यान्न में खरीफ आ जाता है और रबी। खरीफ में और देखें तो खरीफ का प्रोडक्शन कितना है? 91.4, यानी कुल जो हमारे पास 241.86 है, इसमें खरीफ और रबी, खरीफ है 91.4 और खरीफ है, इसमें 241 में से 91.4 को हटा दीजिए तो 150.4। ये था 2023-24 में। 2024-25 की बात करें तो आप इस डेटा को देखिए, 2024-25 में डेटा कितना आएगा? 267। आप 267 याद रखें, 267.67, 103 ये आया है और 163 ये आया है। देखिए 91 से 103 बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और 150 से 163 बढ़ा है। तो खरीफ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 13.47%। रबी उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 9%, 8.97%। तो इसमें खरीफ में कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 13.5%, और इसमें हुई है लगभग 9%। लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट डेटा देख लीजिएगा। खरीफ अनाज, अब खरीफ में कैटेगराइजेशन करते हैं। खरीफ में अनाज हुआ है 77 और खरीफ दलहन हुआ है 13। तो खरीफ में अनाज कितना हुआ है? इधर आते हैं, खरीफ कितना प्रोडक्शन हुआ था खरीफ खाद्यान्न का? 103.71। इस 103.71 में अनाज कितना है? 81.98, लगभग 82। और दलहन है, यानी दालें वगैरह, वो हुआ है 21.73। ये लाख मीट्रिक टन में है। इसमें वृद्धि बताइए, इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 5.17%। दलहन में कितनी वृद्धि हुई है? 61.56%। अब देखिए इस तरीके के आंकड़ों को आप ध्यान से देखिए कीजिए। ये आंकड़ा बिल्कुल अपने आप में अटपटा है। जहां 13 लाख मीट्रिक टन हुआ था उत्पादन, इस बार 21 हुआ है, 61% की वृद्धि। कहाँ 5, 7, 10, 5, 7, 10, 5, 7, 10, और कहाँ ये? यानी कि इस प्रश्न से, इस डेटा को पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है।
क्योंकि ये पूछेगा खरीफ दलहन में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। जब ये 3 ऑप्शन देखे और ऐसा दिखा, चौथा आदमी जनरली नहीं समझ पाता है कि यार 60% वृद्धि थोड़ी हो गई होगी, लेकिन हुई है। अब आते हैं हम तिलहन के ऊपर। तिलहन में देखिए हाँ, ये खरीफ की दलहन हो गई और अनाज हो गई, और तिलहन देख रहे हैं। तिलहन में कुल हुआ है 96.17 मेट्रिक टन का, और इसमें कमी आई है। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5% की लगभग इसमें कमी आई है। जो डेटा अजीब सा होगा उस डेटा पे हमें फोकस ज़्यादा रखना है। गन्ना 3.63 था, 4.4 हुआ है, 21.21% का इसमें वृद्धि हुई है। और कपास में कपास लाख कितने लाख गांठे हैं उसके हिसाब से काउंट होता है, लाख मेट्रिक टन के हिसाब से नहीं होता है। तो ये कपास में भी कमी आई है। देखिए कपास में कितनी कमी आई है, 29.61% की कपास में कमी आई है। तो कमी किस किस में आई है, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेटा कौन कौन से हो गए हमारे, ये देखिए इम्पोर्टेंट डेटा में आ गए हैं, हाईलाइट कर देते हैं इनको। एक तो इम्पोर्टेंट डेटा आ गया हमारा खरीफ दलहन, खरीफ दलहन इम्पोर्टेंट डेटा। तिलहन क्यों, क्योंकि तिलहन में 5% की कमी आई है। कपास 29.6% की कमी आई है। और देखिए गन्ना में 21.21%, 21.21% की वृद्धि हुई है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथियों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, फॉर एग्जांपल आपने यही टॉपिक उठाया, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक तो फोकस कीजिए उस टॉपिक के एक्स फैक्टर के ऊपर। उस टॉपिक में एक्स फैक्टर क्या है, आप सीधा उठा के यहाँ से जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, जीडीपी जीएसपी हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं, पढ़ना स्टार्ट किया, वो एक अलग चीज़ है, वो पढ़िए उसको, बट एक्स फैक्टर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसमें अलग क्या है। और दूसरी चीज़ ये, पहली बार में आपने जैसा पढ़ लिया, दूसरी बार में जब पढ़ें तो पीछे से स्टार्ट कीजिए। पूरा सिलेबस अगर इतना मोटा है तो आप नीचे से स्टार्ट कीजिए उसको। पर्टिकुलर टॉपिक कोई उठा रहे हैं तो उस टॉपिक को भी आगे से वापस शुरू मत कीजिए, पीछे से कीजिए, बिकॉज बार बार हम एक ही तरीके से पढ़ते हैं, आगे से स्टार्ट करके पीछे तक जाते हैं और लास्ट के टॉपिक हमारे छूटते हैं। अधिकतर नोटिस किए गई ये चीज़ें, प्रश्न उन्हीं सवालों से, उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा आते हैं जो पढ़ते टाइम हम जनरली छोड़ देते हैं, यानी कि वो पीछे वाले। तो थोड़ा सा फोकस उस पर रखिएगा। यहाँ पर भी ये 4 टॉपिक नीचे है, इसलिए मुझे ये बात ध्यान में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मतलब हुआ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या चीज़ है जी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बताता है कब किस आधार पे निकलता है। सबसे पहले तो मासिक आधार पे। कौन निकालता है, सीएसओ निकालता है। ये शॉर्ट टर्म चेंज बताता है। शॉर्ट टर्म चेंज किस में बताता है, इंडस्ट्री सेक्टर में होने वाला अल्पकालिक बदलाव, परिवर्तन को ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बताएगा। इसको ये जो सूचकांक है इसके आधार वर्ष है 2011-12 और 3 प्रमुख आधारों के ऊपर ये बताता है। पहला बताता है विनिर्माण, खनन और विद्युत। तो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें एक टॉपिक और जुड़ जाता है। मैं उस टाइम आपसे पूछूंगा कि जब हमने आईआईपी देखा था तो आईआईपी में इन चारों में से कौन सा नहीं था। तो देखिए भारांश मैंने बताया था ना, भारित औसत, वेटेड एवरेज। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालने में विनिर्माण का कितना योगदान है, 77%, यानी 77% वैल्यू दी जाती है विनिर्माण क्षेत्र को, 14% दी जाती है खनन को यानी माइनिंग को, और 8% दी जाती है विद्युत को। ये लगभग है, इसके आगे भी है 14.8, 77 पॉइंट कुछ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विनिर्माण का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है तो वो आ गया अपना 150.47, खनन का 97 और इसका विद्युत का 176। देखिए अब भार देखिए साथियों, विनिर्माण के क्षेत्र में जो बास्केट बनती है, बास्केट ऑफ कमोडिटी, उसमें 405 वस्तुएं हैं, उनका वेटेड एवरेज यानी भारित औसत लिया जाता है। इसीलिए इसका वेट 77% ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वस्तुएं बहुत ज़्यादा हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करने की भी बहुत ज़्यादा है। खनन क्षेत्र में 1 वस्तु ली जाती है और विद्युत क्षेत्र में भी 1 वस्तु ली जाती है।
भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनका भारांश 40.27% होता है। ये मुख्य रूप से इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का बताता है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं ये 2021 के RAS मेंस में 2 नंबर का शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 मार्कर क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताइए। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम सही लिखने थे। आपको ये बताना था कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, कोर इंडस्ट्रीज़ मतलब बेसिक इंडस्ट्रीज़ जिनका पूरे मार्केट पे होल्ड है, जिनकी वजह से पूरा मार्केट चल रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये पूरे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर का 40.27% होल्ड करती हैं। तो इसमें इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? रिफाइनरी, विद्युत, स्टील, क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। आपको इन सबको याद रखना है। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, RES से इस तरीके से याद रखेंगे। इनका वेटेज भी इसी ऑर्डर में है, RES। फिर आता है क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट और नेचुरल गैस, और फिर आ जाता है फर्टिलाइज़र। तो देखिए कैसे याद रखें इसको। RES CCC NF, RES CCC NF, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। ऑर्डर भी यही है कि सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी का और सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइज़र्स का। ये 8 कोर इंडस्ट्री। ये 2024-25 में जो जनरल सूचकांक था वो 157.31 था। ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो सारांश वाला पार्ट था वो सारांश वाला पार्ट खत्म हो गया है। उसमें कुछ संकेतक और ये दे रखे हैं जो अखिल भारतीय संकेतकों से तुलना दे रखी है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़े, GDP वगैरह जो भी हमने देखा, फिर आंकड़े देखे, वो सब हमने इकोनॉमिक आर्थिक कंसेप्ट पढ़े। अब हम कुछ सामाजिक कंसेप्ट को देखेंगे और हम देखेंगे कि भारत की तुलना में राजस्थान की स्थिति क्या है, अच्छी है, बुरी है, कैसी स्थिति है, वो देखेंगे। भौगोलिक क्षेत्र 2011 की हमने आधार वर्ष लिया हुआ है। 2011 की जनगणना और 2011 के डेटा के अनुसार ले रहे हैं। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र 3.42 लाख किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, और भारत का 32.87। तो ये बन जाता है हमारा 10.41%, यानी भारत का 10.41%। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली शायद 3-4 महीने पहले किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। जनसंख्या 6.85 करोड़ और ये 121.09 करोड़। बाकी NFSH जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसने 150 करोड़ से ऊपर बता दिया कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से ऊपर हो गई है और हम लीडर हो चुके हैं भाई इसमें। दशकीय वृद्धि दर, हर 10 साल में कितनी वृद्धि हो रही है 2001 से लेकर 2011। तो प्रतिशत वृद्धि राजस्थान में हुई 21.3% और पूरे भारत में हुई 17.7%। क्वेश्चन है कि जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की जो है वो भारत से कम है। उत्तर है नहीं, भारत से ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व, तो आपको बताना है कि ये दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव कौन से वर्ष में थी, किस वर्ष में नेगेटिव थी, जिसे जनसंख्या पॉपुलेशन डिवाइड का काल बोला जाता है, जनसंख्या विभाजक वर्ष भी बोला जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखना है इसका। जनसंख्या घनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व। जहाँ पर एमिनिटीज़ ज़्यादा होंगी, सुविधाएं ज़्यादा होंगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे, पानी ज़्यादा होगा, बिजली ज़्यादा होगी, वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 और भारत का जनसंख्या घनत्व 382। आपको साथ में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बताना है नेगेटिव किस में रही है। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है राजस्थान में मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। ठीक है, कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, राजस्थान में 24.9% जनसंख्या शहरी है और भारत में 31.2% जनसंख्या शहरी है। ज्योग्राफी पढ़ते टाइम, RAS के लिए या SI के लिए ज्योग्राफी पढ़ते टाइम ये पॉपुलेशन वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो उसमें आप सारी चीज़ें देखते हैं। इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी जब हम देखते हैं तो कि वित्त आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी हैं, वित्त आयोग जो अपनी सिफारिशें देता है तो वो फंड डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि सेंट्रल से जो हमें सहायता मिलेगी, GST का जो हमें कंपनसेशन मिलेगा,
वो आगे पूरे राज्य में किस तरीके से वितरित होगा, तो 75% वो हिस्सा जाता है पंचायती राज संस्थाओं के लिए और 25% हिस्सा जाता है शहरी निकायों के लिए। तो वो जनसंख्या के अनुपात में ही बढ़ता है। वो भी हम चीज़ आगे आगे पढ़ेंगे। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 24.9, अगर शहरी जनसंख्या है तो 75.1 ग्रामीण जनसंख्या होगी। और भारत में कितना है, 68.8%। अनुसूचित जाति यानी ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 17.8, और भारत में कितना है, 16.6। एसटी जनसंख्या का हमारे यहाँ ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में शेड्यूल्ड एरिया जिनको बोला जाता है, टीएसपी एरिया 13.5% है, और 8.6% यहाँ पर भारत में है एसटी जनसंख्या। ये भी हम देखते हैं कि जब ये फंड्स एलोकेशन और इन सब की बात होती है, प्लस साथ में जब हम और भी डेटा देखते हैं, तो लोकसभा विधानसभा में सीटों का वितरण देखते हैं, तो वो भी इसी अनुपात में, इसी प्रतिशत के अनुपात में एससी और एसटी की सीटों का वितरण विधानसभा और लोकसभा में होता है। लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, राजस्थान कहता है 928 हैं और 943 बताते हैं भारत में है। ये जब हम लिंगानुपात पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, सर्वाधिक लिंगानुपात वृद्धि कहाँ हुई है, न्यूनतम कहाँ हुई है वृद्धि, और शहरी लिंगानुपात कितना है, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ लेंगे। बाल लिंगानुपात 888 है राजस्थान में और भारत में 909 है। ये देखिए यहाँ पर एक फैक्ट देखिए कि भारत की तुलना में लिंगानुपात राजस्थान में यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर भी कम है। ये एक चिंता का विषय है, और जो लोग अभी आरएएस का इंटरव्यू देंगे उन लोगों के लिए भी एक सवाल है कि वो अपने अपने ज़िले के लिंगानुपात अच्छे से लेकर याद रखें। क्या कारण है, हम ये भी देखते हैं कि जो शहर साक्षरता दर में आगे बढ़ गए हैं उनमें लिंगानुपात बहुत कम होता जा रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। क्या साक्षरता ये सिखाती है कि लिंगानुपात में अंतर आ जाना चाहिए? तो वो सब चीज़ें हम आप लोग जो आरएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं और भी जो किसी और चीज़ों का इंटरव्यू देंगे, किन्हीं और एग्जाम्स का इंटरव्यू देंगे, तो अपने अपने ज़िले के लिए लिंगानुपात याद रखें। आपके ज़िले में लिंगानुपात कितना है, पिछले सब दशक में कितना था, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, शहरी कितना है, ग्रामीण कितना है, और बाल लिंगानुपात कितना है, क्या कारण है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसको घटाया जा सकता है। सब चीज़ें घटाना तो क्यों है, बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो वो सब चीज़ें आपको याद करके रखनी है। साक्षरता दर, राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है जबकि भारत की 73% है। इसके कारण क्या क्या हो सकता है वो हमें चर्चा करनी है, उनको भी देखेंगे। देखिए आपसे कारण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, बट एक माइंडसेट की भी बात होती है। हम यहाँ पे केवल एग्ज़ाम क्लियर करने तो आए हैं, लेकिन हमें आइडिया भी होना चाहिए कि परिप्रेक्ष्य क्या है, ऐसा क्या रहा कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या कम रही। फिर देखिए हम महिला साक्षरता की बात करेंगे, वो 52% ही है। पुरुष साक्षरता 79.2 है, जबकि राजस्थान में भारत में 80 है, वो लगभग बराबर है। बट यहाँ पर देखिए 12% का अंतर है। क्या कारण हो सकते हैं? कार्य सहभागिता दर राजस्थान में ज़्यादा है। विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर वर्क फोर्स की महिलाओं का कार्य क्षेत्र में कितना योगदान है, वो 43.6% है, जबकि भारत में वो कम है। भारत से अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे राजस्थान के लिए। अशोधित जन्म दर प्रति हजार मध्य वार्षिक जनसंख्या। मध्य वार्षिक जनसंख्या का मतलब होता है कि वर्ष के मध्य में लिया जाता है, तो वो हमारे यहाँ पर 23.5 है और भारत में 19.5 है। अशोधित मृत्यु दर प्रति हजार अशोधित मृत्यु दर भी हमारे यहाँ पर कितनी है, 5.6 है, जबकि भारत में वो 6 है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म लेने के बाद प्रति हजार बच्चों पर कितने बच्चे जीवित रह पाते हैं, तो वो कितने बच्चों की मृत्यु होती है, तो वो राजस्थान में 32 है, जबकि भारत में 28 है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मातृ मृत्यु दर का देखिए प्रति लाख पर निकलती है, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर निकलती है। उसका कारण है कि जब कॉम्प्लिकेशन आती है तो शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर जो है वो रेयर कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि पहले जब बेसिक कम्युनिटीज़ का, अस्पतालों का, दवाइयों का अभाव होता था, तब माएँ प्रसव के दौरान बहुत जान देती थी, लेकिन अब वो चीज़ में कमी है। तो इसलिए इसको मानक प्रति लाख जीवित जन्म पर है, तो राजस्थान में 113 है और भारत में 97। इसको हमें कम करना है, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हमें इन चीज़ों पर भी फोकस रखना है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 का इसमें आधार लिया हुआ है, तो राजस्थान में 69.4 है और
भारत में 70 है, ये लगभग बराबरी है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा निकालने का तरीका यही होता है, मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं, वायु कैसी है, प्रदूषण कैसा है, व्यक्ति कितने साल जीवित रह सकता है, उसको दवाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अस्पताल है नहीं है, आने जाने के संसाधन है नहीं है, रोड है, रोजगार है या नहीं है, उन सब के आधार पर ये चीज़ें निकलती हैं। अब देखिए कुछ की इनसाइट्स है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 राष्ट्रीय से काफ़ी कम है, ये हम जानते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, यानी कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग कम रह रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 382 है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। राजस्थान में साक्षरता दर 66% राष्ट्रीय औसत से कम है, विशेषकर महिलाओं में अंतर अधिक है, ये देखिए, है ना। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात राजस्थान में भारत से अधिक है, यानी कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या भारत की तुलना में अधिक निवास करती है, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को स्ट्रेंथन करने के हमारे पास बहुत अच्छे और बहुत बड़े स्कोप है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्याएं बहुत ज़्यादा है। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोला जाता है, और मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोला जाता है, दोनों ही राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जीवन प्रत्याशा लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर है। तो साथियों, ये हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। पहला और दूसरा लेक्चर में हमने राजस्थान का ओवरव्यू लिया है। राजस्थान के ओवरव्यू में हमने जो सारांश में टेबल, संकेतक और सूचक दिए हुए हैं उनको पढ़ा है। साथ में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझा है। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी हम आपको साथ के साथ बताते हुए चल रहे हैं। आप इस क्लास को पेन पेपर लेके बैठिएगा, बार बार लिखिएगा, बार बार याद कीजिएगा। और इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक सर्वे, केवल आपको इकोनॉमिक सर्वे ही नहीं कराया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ आपको डेली क्लासेस में कोई ना कोई इकोनॉमी का कंसेप्ट जो आपके सिलेबस का पार्ट बन सकता है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी कराया जाएगा। जैसे कि हमने आपको जीडीपी जीएनपी वाले सवाल बताए थे। जीडीपी जीएनपी वाले सवाल मैंने एक डायग्राम बताया था, वो सीधा सीधा फॉर्मूला दे के साथियों कई बार पूछा रहता है, तो उस चीज़ को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए अच्छे से। और अब हम नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का एक एक चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, डेटा समझाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि आपका फिर उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे से बाहर। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्हीं हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है। इन हैंड रिटन नोट्स को आप प्रिंट ले लीजिए। हैंड रिटन नोट्स को प्रिंट लेने के बाद अभी हम आपको एक साथ नहीं दे रहे हैं, सीक्वेंस वाइज देंगे, साथ में स्टेपल करते चलिए। एक पेज, हर चैप्टर के बाद एक पेज खाली छोड़ के रखिए। आप जब उसको पढ़ेंगे तो खुद से उस पेज में नोट डाउन कीजिए चीज़ों को। उन नोट्स को फाइनल मत समझिए, अपडेट करते रहिए। आपके पास एग्ज़ाम तक नोट्स रंगे हुए होने चाहिए कि आपने उसको पढ़ा था, उसको अपडेट किया, उसमें चीज़ें और ऐड ऑन की। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमी के साथ। तो साथियों, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।